नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आइए आज हम बात करते हैं परिवाद के बारे में। परिवाद क्या है, जिसे कंप्लेंट बोलते हैं या इस्तिगासा बोलते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती है या हमारे साथ कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम एफआईआर दर्ज कराने थाने में जाते हैं, तो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हैं, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और कभी कभी न्यायालय भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो अब सब इन मामलों में हम क्या करें, कैसे क्या प्रक्रिया अपनाएं कि हम अपनी बात के लिए जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें और उसे दंडित करवा सकें। तो उसके लिए एक परिवाद किया जाता है, जिसे कंप्लेंट केस भी कहते हैं, प्राइवेट केस आप कह सकते हैं। उसके लिए धारा 2D सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी 1973 की धारा 2D में कि परिवाद जो होता है वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। यदि कोई संज्ञेय आसंज्ञेय मामला है, यदि किसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कोई आसंज्ञेय मामला पाया जाता है, तो वो भी परिवाद की श्रेणी में आता है, और हम डायरेक्ट भी परिवाद दाखिल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। अगर मजिस्ट्रेट हमारी ओरल बातें सुन के सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसके आधार पर आदेश कर सकता है, उसे तलब कर सकता है मुलजिम को, और सम्मन जारी कर सकता है कि आपने इस धारा के अंतर्गत परिवाद किया है, मतलब अपराध किया है। तो परिवाद ज़्यादातर लिख के दिया जाता है, अपनी बात है वो हम एक कागज़ पे किसी अधिवक्ता के माध्यम से विद एफिडेविट एक परिवाद लिख कर दिया जाता है। उसमें धाराएं जो हैं वो भी खोली जा सकती है, अपने गवाह भी, किन किन गवाहों ने घटना देखी है उस संबंध में भी उसके बारे में लिखा जाता है। तो परिवाद में के साथ हमने अगर कोई एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है या थाने को प्रार्थना पत्र दिया है, तो वो भी हम लगाते हैं। तो जिसमें परिवाद जो दाखिल होता है उसमें 200 के बयान होते हैं। 200 सीआरपीसी के अंतर्गत स्टेटमेंट लेती है मजिस्ट्रेट। 200 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ऑन ओथ शपथ पे स्टेटमेंट लेती है। उसमें जो परिवादी है, जो कंप्लेंट करता है, वो बताता है कि हमारे साथ क्या क्या घटना हुई है, और वो सारी जो बातें होती हैं वो मजिस्ट्रेट जो होती है लिखित में लेती है। आप अपने बयान देते हैं, वो सब लिख लेती है। उसके बाद 200 के बयान के बाद फिर 202 के बयान लिए जाते हैं। 202 में कम से कम 2 गवाहों के बयान लिए जाते हैं, और इसमें जो गवाह हैं वो आपकी घटना को बताते हैं कि हाँ इनके साथ ये घटना घटी है, और अनोथ स्टेटमेंट होता है और घटना को सपोर्ट करते हैं। तो 202 में 2 गवाहों के बयान लिए जाते हैं परिवाद के अंतर्गत। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर होती है बहस तलबी। बहस तलबी में जो आपने 200 का बयान दिया है, 202 का बयान दिया है, उस पर आपकी बहस सुनी जाती है वक्ता के माध्यम से। और मजिस्ट्रेट को यदि सही लगता है तो परिवादी का कंप्लेंट स्वीकार करते हुए विपक्षी पार्टी के खिलाफ सम्मन जारी कर देती है। तो सम्मन जारी होता है वो 204 सीआरपीसी के अंतर्गत होता है सम्मन जारी। उसमें आदेशिकाओं के बारे में बताया गया है। अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि आपने परिवाद गलत दायर कर दिया है और आपके जो घटना बताई है वो घटना का मामला नहीं बनता है, तो 203 सीआरपीसी में आपका परिवाद खारिज भी कर सकती है। यदि वो खारिज करती है तो 397 सीआरपीसी के अंतर्गत आप माननीय सेशन न्यायालय में उसकी रिवीजन करते हैं। और परिवाद में मुलजिम को तलब कर लिया है तो मुलजिम उसमें अपनी बेल कराता है, और अगर यदि बेल नहीं कराता है तो मुलजिम भी कभी कभी रिवीजन में जाता है। तो बेल कराने के बाद 244 की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 244 सीआरपीसी 244 सीआरपीसी में हम दोबारा अपने स्टेटमेंट कराते हैं, और वो जो 202 के बयान हुए थे उन्हीं गवाहों के हम स्टेटमेंट कराते हैं। यदि अन्य व्यक्ति का भी अगर स्टेटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना पत्र दे के स्टेटमेंट करा सकते हैं। फिर उसके बाद 244 की प्रक्रिया के बाद 245 की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें मुलजिम जो है जिसके खिलाफ आदेशिका जारी की गई थी उसके खिलाफ चार्ज बनता है 245 सीआरपीसी के अंतर्गत। उसके बाद 246 में जो गवाह आपने 244 में दिए थे उनसे मुलजिम पक्ष का वकील जिरह करता है, और जिरह करने के बाद
फिर बयान मुलजिम में फाइल जाती है। बयान मुलजिम के बाद उसके बाद आर्गूमेंट और जजमेंट होता है 248 सीआरपीसी के अंतर्गत। ये हमने परिवादी की पूरी प्रक्रिया बताई। और परिवाद में कुछ छोटे मामले भी होते हैं जिसे समन ट्रायल कहते हैं। ये बार ट्रायल का मामला था जो हमने प्रक्रिया बताई 200, 202, 244, 245, 246 सीआरपीसी की जो प्रक्रिया थी बारन ट्रायल की थी। और इसमें समन ट्रायल का मामला भी जिसमें अधिकतम 2 साल तक की सज़ा होती है। और यह छोटे मामले हैं उसमें समन ट्रायल की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। वो 251 से लेकर 259 सीआरपीसी के अंतर्गत सम्मन ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि 202 के बयान के बाद सीधे सीधे जब मुलजिम के लिए सम्मन तलब किया जाता है 204 की सीआरपीसी के अंतर्गत, उसके बाद वो उसमें गवाही मतलब बयान मुलजिम बनता है, मुलजिम का चार्ज नहीं बनता है। तो बयान मुलजिम अगर मुलजिम स्वीकार कर लेता है तो मुकदमा वहीं निस्तारण कर दिया जाता है, स्वीकार नहीं करता है तो फिर ट्रायल होता है। तो बयान मुलजिम की प्रक्रिया अपनाई जाती है 254 सीआरपीसी के अंतर्गत। उसके बाद उसमें बहस होती है, जरह की जाती है। तो वो छोटे मामलों की प्रक्रिया होती है। उसमें जो पिटी ऑफेंसेस हैं जिसके बारे में 261 और 265 के में ही बताया है कि संक्षिप्त विचार करने की शक्ति दी गई है छोटे मामलों में भी। तो ये समन ट्रायल भी इस तरह की प्रक्रिया होती है। परिवाद के बारे में आपने समझा। कुछ लोग 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर कर देते हैं, वो परिवाद की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपने परिवाद में 2 चीज़ें जानी, समन ट्रायल और वारंट ट्रायल। जो समन ट्रायल होता है उसमें 256 सीआरपीसी की प्रक्रिया बनाई है कि उसमें परिवादी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें परिवाद निरस्त हो जाता है। और 257 सीआरपीसी के अंतर्गत परिवाद वापस भी लिया जाता है। ये समन ट्रायल में वापस लिया जाता है। लेकिन अगर वारंट ट्रायल है, एक बार मुलजिम तलब हो गया है तो उसमें वापस नहीं लिया जा सकता, ना ही मजिस्ट्रेट खारिज कर सकता है। लेकिन समन ट्रायल को अनुपस्थिति में खारिज भी कर देते हैं, वापस भी लिया जाता है, मृत्यु के कारण उसका मामला ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन वारंट ट्रायल में ऐसा नहीं होता है। वारंट ट्रायल में एक बार तलब होने के बाद प्रक्रिया चलती है, उसके बाद उस आधार पर निरस्त नहीं होता है। तो आपने जाना कि जो कंप्लेंट केस है वो कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें आदमी पुलिस से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तब माननीय न्यायालय में जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बात कहता है और जो दोषी व्यक्ति हैं उसके लिए इंसाफ दिलाता है। इसमें एक बात छोटी सी और बताना चाहेंगे कि जो परिवाद होता है उसमें एक 202 में जो गवाहों की बयान कराते हैं उसमें चाहे तो बीच में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है पुलिस द्वारा, कि उसे लगता है कि मामले में और गहराई तक जाया जाए या जो परिवादी है वो झूठ बोल रहा है या उसके गवाह हैं झूठ बोल रहा है। तो 202 जो गवाह की स्टेज होती है उसमें माननीय जो मजिस्ट्रेट होती है तो उसमें विवेचना भी करा लेती है बीच में। तो उसमें पुलिस जाती है, स्टेटमेंट लेती है और अपनी विवेचना के तथ्य माननीय न्यायालय में रखती है। लेकिन यदि कोई मामला सेशन न्यायालय द्वारा प्रचारित है, गंभीर मामला है, तो उसमें 202(1) का जो 1A सीआरपीसी बताया है उसमें वार किया गया है कि जो गंभीर मामला है, जो मामला सेशन ट्रायल है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा है या कुछ मामले ऐसे जिसमें सज़ा 7 साल है लेकिन वो सेशन ट्रायल है, जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, उन मामलों में विवेचना 202 सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं कराई जाती है। इसमें रोक लगाई गई है। 2 तरीके मामले, मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल। जो पीसीएसडी अधिकारी होते हैं, जो जिसे मजिस्ट्रेट कहते हैं हम, वो सेशन ट्रायल के मामले सुनते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल के मामले सुनते हैं। लेकिन जो सेशन ट्रायल के मामले होते हैं जैसे जिला जज हैं, अपर जिला जज हैं, ये सेशन ट्रायल के मामले सुनते हैं। जो गंभीर मामले होते हैं 302 है, 376 है या 308 है या जो उसकी एक श्रेणी बनाई गई है सीआरपीसी में, पीछे लिस्ट दी है, उसमें बताया गया है कि कौन से मामले सेशन ट्रायल के होंगे और कौन से मामले मजिस्ट्रेट ट्रायल के होंगे। तो सेशन ट्रायल के मामले में विवेचना मजिस्ट्रेट नहीं करा सकती 202 सीआरपीसी के अंतर्गत। लेकिन हाँ, मजिस्ट्रेट ट्रायल का मामला उसे लगता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट ट्रायल का मामला है तो उसमें विवेचना कराई जाती है। तो आपने जाना कि परिवाद कितना महत्वपूर्ण है और इंसाफ के लिए कभी कभी पुलिस हमेशा ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उसमें हम अपना परिवाद इस तरह दर्ज करके और इंसाफ पा सकते हैं।
तो दोस्तों आज आपने जाना कि परिवाद क्या होता है, कंप्लेंट इस्तीका क्या होता है। तो उसके बारे में यदि मेरी कंप्लेंट के बारे में सब बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।